फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका तो आपको आंसर विजुअलाइज हो रहा है, नेक्स्ट से नहीं होगा। डाइट ऑफ अ प्रोटीन एनर्जी माल नरिश्ड चाइल्ड शुड बी रिच इन। तो जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन एनर्जी माल नरिश्ड का मतलब होता है कुपोषण वाला बच्चा, मतलब PEM। हॉस्पिटल में NRC सेंटर भी इसके लिए बने होते हैं, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर प्रोटीन और स्पाइसेस मतलब मसाले या दोनों या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो प्रोटीन एनर्जी वाला बच्चा हो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला कुपोषण वाला बच्चा होता है, उसको कैलोरीज भी चाहिए है और प्रोटीन भी चाहिए है। तो यहाँ पर यदि यहाँ पे तो मसाला है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि दोनों चाहिए। तो यहाँ पर प्रोटीन के अलावा आता है कैलोरी। क्या है? कैलोरी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो कौन सा उपाय बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर परिवार नियोजन एवं बच्चों के जन्म में अंतराल, फैमिली प्लानिंग और स्पेस ऑफ बर्थ, ऑल ऑफ दी अबव, न्यूट्रिशन एजुकेशन या फिर प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर बच्चे के कुपोषण में क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी। तो बच्चे के कुपोषण में फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग और दो बच्चों के बीच के गैप से मतलब है, यदि दो बच्चे 3 या 4 साल के गैप में होते हैं, तो जो पहला बच्चा है उसको भी प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी, उसको भी प्रॉपर केयर मिलेगी, तो ये भी हो जाएगा। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, ये भी ज़रूरी है कि खान पान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में बढ़ावा भी देना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके लिए ऐड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया आर। कौन सा है जो दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। पहले में है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन फ्रॉम अकरिंग इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना। टू ट्रीट डिहाइड्रेशन क्विकली इफ इट डज अकर, यदि डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, तो उसका उपचार करना। फीड द चाइल्ड, बच्चे का पेट भरना। आहार में तेली और मसालेदार भोजन शामिल करना। तो यहाँ पर नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात की जा रही है, मतलब जो हिस्सा नहीं है। यदि बच्चे को डायरिया होता है, तो डायरिया वाले बच्चे को क्या किया जाता है कि डिहाइड्रेशन ना हो पाए, निर्जलीकरण ना हो पाए, तो उसके लिए ORS दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ORS दिया जाता है। तो यहाँ पर ये तो है कि डिहाइड्रेशन यदि होता है तो प्रिवेंट करना है, और यदि हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है, बच्चे को फीड कराना है। लेकिन स्पाइसी फीड जो खाने पीना है उसमें स्पाइसी फूड है जो शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, टू इंक्लूड ऑयली स्पाइसी फूड इन द डाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें कौन सा है जो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। फल, सोयाबीन, दूध या फिर चावल। सबको पता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है। यदि यहाँ पर इतने ऑप्शन है तो वो होगा आपका सोयाबीन में। किस में? सोयाबीन में। दालें हो जाएंगी तो उसमें भी हो जाएगा। क्लियर? सोयाबीन में। फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं होता है, दूध में होता है लेकिन कम। चावल में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन नहीं होगा। तो यहाँ पर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है जो प्रोटीन पाया जाएगा। फिर है आपका गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के लिए ऑप्शन में फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, सेरेल्स, पल्सेस, मिल्क। तो यहाँ पर विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा? अनाज होंगे, दालें होंगी कि दूध होगा? नहीं, यहाँ पर विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। क्या होगा? आंवला, जिसको हम गूसबेरी कहते हैं। और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, यहाँ पे तो ऐड नहीं है लेकिन आपको एज पर नॉलेज बता दूँ, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फल जितने भी हैं, आंवला हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? आंवला में। तो यहाँ पर आप किसको मार्क कर सकते हैं? फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
अकॉर्डिंग टू ICMR 2010, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ सेडेंट्री मेल इज। ICMR के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा आवश्यकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है, सेडेंट्री मेल का मतलब है जो खा पी के पड़े रहने वाले लोग होते हैं, उनको कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। जो लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं या हार्ड वर्किंग होते हैं, उनकी कैलोरीज काउंटिंग अलग होती है, क्योंकि वो उसको क्या कर लेंगे, मेटाबोलाइज कर लेंगे, पचा लेंगे। लेकिन जो लोग खा पी के लेटे रहने वाले हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, तो उनको कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है 2320 कैलोरी, बस कितना, 2320 कैलोरी, किलो कैलोरी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ एंटीनेटल केयर। कौन प्रसव पूर्व देखभाल का एक लक्ष्य है। गोल ऑफ एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व, एंटीनेटल का मतलब है डिलीवरी होने के पहले, प्रसव होने के पहले है जो कौन सा है जो देखभाल का एक टारगेट हो सकता है। टू कीप द मदर हेल्दी, माता को स्वस्थ रखना, बिल्कुल रखना है। टू हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम्स लाइक लो बर्थ वेट एंड न्यूबॉर्न इन्फेक्शन, ये भी हमें करना है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको इन्फेक्शन से तो बचाना ही बचाना है, साथ में लो बर्थ वेट होने को भी प्रिवेंट करना है। जो भारतीय बच्चों का जन्म होता है वो 2.5 से लेके 3 kg तक के होते हैं, कितना, 3 किलोग्राम तक के होते हैं। लेकिन जब वे बच्चे बिलो 2.5 kg हो जाएं, 2 किलो 500 ग्राम से कम वजन के हो जाते हैं, तो ये लो बर्थ वेट बच्चे कहलाते हैं। और माँ का यदि गर्भवती है, वो जिस दौरान प्रेगनेंसी है, उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसके पहले माँ की अच्छी केयर की जाए तो बच्चे को हम लो बर्थ वेट से बचा सकते हैं। टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, सामान्य प्रसव कराना, सामान्य प्रसव करवाने के लिए भी यहाँ पे हमें क्या करना है, टारगेट अपना रखना है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, विच एनर्जी सोर्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए। एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो मैं बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा क्या लिया जाता है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड। तो ये तो टैबलेट फॉर्म में दिए जाते हैं, ताकि आयरन दिया जाता है माँ को एनीमिया से बचाने के लिए। फॉलिक एसिड बच्चे की, जो बच्चा गर्भ में है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए। और जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सब की ज़रूरत होती है। लेकिन शराब तो किसी भी प्रेगनेंसी में कंसीडर नहीं होगी। फिर है यहाँ पर, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम बिकम्स फोर्टिफाइड अगेंस्ट एन एजेंट इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है, क्या कहलाएगा। इम्यूनाइजेशन, बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, वैक्सीनेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें मिला दी जाएं। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है कुछ अच्छी चीज़ें मिला देने से यदि हम और अच्छे बन जाते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ों में कुछ एनर्जेटिक आइटम मिला दिए, प्रोटीन मिला दिया, तो वो क्या है, फोर्टिफिकेशन है, मतलब कुछ अच्छा। तो यदि हमारे लिए लगा दिया जाए प्रोसेस जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम और अच्छा हो जाता है, तो वो है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। दोनों हैं, मतलब दोनों हो गए, तो मतलब उपर्युक्त, बोथ ऑफ दी अबव। क्या होगा, बोथ ऑफ दी अबव। फिर है यहाँ पर, रेज्ड कॉर्टिसोल लेवल लोअर्स ग्रोथ हार्मोन एंड सो द चाइल्ड बिकम। कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर वृद्धि हार्मोन में कमी कर देता है, जिससे बच्चे को क्या हो जाता है। यदि हमारे शरीर में कॉर्टिसोल एक स्टेरॉइड्स हार्मोन है, यदि हमारे शरीर में इसका लेवल बढ़ जाता है तो बच्चे को क्या है, बच्चे को जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम होंगे। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन कम होंगे और बच्चे को क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है, सभी हो सकता है, वास्टेड हो सकता है, स्टंटेड हो सकता है। क्या हो सकता है, तो यदि ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो बच्चा मोटा कैसे होगा। ग्रोथ हार्मोन की यदि कमी होती है तो बच्चे की ग्रोथ है जो रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर यहाँ पर, मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन इफेक्ट। माता को सामान्य से कम पोषण मिलने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
यदि एक कोई माँ है उसको जितनी ज़रूरत है उस खाने पीने से कम दिया जाए न्यूट्रिशन, तो क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, या दोनों, या कोई नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो पूरे ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर माँ को यदि खाने पीने में अच्छा नहीं दिया जाए तो क्वांटिटी, दूध की मात्रा कम हो जाएगी, फीड नहीं करा पाएगी, और जो फीड मिल्क आता है बच्चे को फीड कराने, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, इसके कारण बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। मतलब कि दोनों, यदि माँ को हम किसी भी गर्भवती माँ को खाने पीने नहीं देंगे, या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और उस दौरान भी यदि उसको प्रॉपर खाने पीने डाइटिंग में नहीं दिया जाए तो उसके दूध में कमी तो होगी, क्वालिटी वाला दूध भी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा है जो गलत जोड़ा है? पोलियो, मंकी, प्लेग, रैट, टेपबॉर्न, पिग, मलेरिया, मॉस्क्यूटो। तो यहाँ पे आपको गलत जोड़ी बताना है। जैसे प्लेग चूहे के काटने से होता है, चूहे से ही फैलता है, ये एक बार महामारी भी हो चुका है। टेप बॉम्ब किससे होगा? पिग से, सुअर से। मलेरिया होता है एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज, मच्छर से। पोलियो होता है वैसे ही एक वायरस से। किससे होता है? वायरस से। तो यहाँ पर आपका जो इनकरेक्ट पेयर है वो क्या हो जाएगा? पोलियो, मंकी। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्रोटीन इन द बॉडी? तो हमारे शरीर में प्रोटीन कौन कौन सा काम करता है? एसिड बेस्ड बैलेंस वेयर प्रोटीन एक्ट्स एज बफर। तो जो एसिड बेस्ड बैलेंस है वहाँ पर प्रोटीन एज अ बफर का काम करेगा, खाने पीने वाला बफर नहीं है। ट्रांसपोर्ट लिपोप्रोटीन एंड अदर कैरियर मॉलिक्यूल्स। जो भी लिपोप्रोटीन है उनको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा और एज अ वाहक की तरह काम भी करेगा। इम्यून फंक्शन वेयर एंटीबॉडीज अटैच बैक्टीरिया एंड वायरस। तो प्रतिरक्षा में भी हेल्प करता है, इसीलिए कहते हैं जब बीमार वगैरह पड़ते हैं तो अच्छी डाइट वगैरह लीजिए, इसमें अच्छा प्रोटीन हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी क्या हो जाएंगे? सभी। प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज? कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस। इन्फ्लुएंजा है H1N1 वायरस से होगा। मीजल्स भी है, खसरा जिसको हम कहते हैं। टीबी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई नाम के बैक्टीरिया से होगी। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात की होने वाली समस्या होती है विटामिन ए की कमी से। किससे? विटामिन ए की कमी से होगी। तो नाइट ब्लाइंडनेस इन्फेक्शियस डिसीज़ है, नहीं है। इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे को बहुत इजीली फैल जाए। छींकने खांसने से। मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो भी क्या है? एयरबॉर्न है, मतलब ड्रॉपलेट है। छींकने खांसने से यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो छींकता खांसता है, तो आपको भी होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यदि रतौंधी आपको है, आप उसके आसपास किसी पर्सन के घूमते रहें, तो उसको रतौंधी नहीं होगी जब तक उसके खुद के शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं हो जाए। फिर यहाँ पर विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 20 अप्रैल 2005? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 अप्रैल 2005 को कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 12 अप्रैल 2005 को सबसे फेमस प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। फिर यहाँ पर DPT वैक्सीन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। तो DPT वैक्सीन का उपयोग किसके रोकथाम के लिए नहीं किया जा सकता? तो मैं बता दूं, D रिप्रेजेंट द डिप्थीरिया, P रिप्रेजेंट द पर्ट्यूसिस, क्या है? पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ, ये दोनों कॉम एक ही हैं। T रिप्रेजेंट द टिटनस, क्या है? T रिप्रेजेंट द टिटनस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्षय रोग के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो कहलाती है BCG वैक्सीन, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन वैक्सीन। जो बच्चे के हाथ पर एक परमानेंट निशान आपने देखा होगा, यदि आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं या हॉस्पिटल में देखें आप,
तो उनके जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट अपर आर्म है, उस पर एक परमानेंट स्कार दिखता है, वो बीसीजी का होता है। वो दिया जाता है टीबी से प्रिवेंट करने के लिए, जो कि बीसीजी का टीका यदि एक बार लगता है तो 20 साल तक के लिए प्रिवेंशन है जो हो सकता है। बाकी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस जो वैक्सीन दी जाती है। बूफिंग कफ, जिसको हम 100 दिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं, इसको किसको, बूफिंग कफ को हम 100 दिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ICMR 2010 द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय इन्फेंट, यदि 6 से 12 महीने का बच्चा है तो ICMR के अकॉर्डिंग पर डे बच्चे को कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। जो शिशु है, नवजात शिशु है 6 से 12 महीने का, उसको हर दिन कितने कैलोरीज की कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ेगी 1.69 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1 किलोग्राम यदि शरीर का वजन है तो 1 किलोग्राम के हिसाब से 1.69। यदि लेट से बच्चे का वजन कितना है, बच्चे का वजन जब बच्चे पैदा होते हैं तो 2.5 से 3 किलो के रहेंगे, कितना 2.5 to 3 kg तक के होते हैं। लेकिन बच्चे अपना वजन है जो उनका डबल वजन हो जाता है 5 से 6 महीने की उम्र में। यदि 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ है, 5 से 6 महीने में बच्चे का वजन 5 किलो क्रॉस हो जाना चाहिए, मतलब बच्चे का नॉर्मल विकास है जो हो रहा है। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 5 kg है और यहाँ पर 6 महीने से 12 महीने का है, तो 1 साल में बच्चा तीन गुना वजन अचीव कर लेता है, मतलब 7.5 किलो तक, 7.5 kg तक। तो 1 किलोग्राम के हिसाब से दिया है यहाँ पर कि 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से 1.69 ग्राम प्रोटीन है जो ज़रूरत होगी। फिर यहाँ पर विटामिन आर नोन एज, विटामिन को और क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। विटामिन कहलाते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बनिक यौगिक। 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक होते हैं पानी में घुलनशील जिसको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं, दूसरे होते हैं फैट में घुलनशील जिसको हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो पानी वाले कौन से होते हैं, विटामिन सी एंड बी, और वसा वाले होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। याद रखिए, आपको आ सकते हैं। फिर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी, शरीर में आयरन का उचित ढंग से उपयोग होने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। निकोटिनिक एसिड एंड फैट, फैट एंड प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यदि हमारे शरीर में आयरन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, तब ज़रूरी होगा एस्कॉर्बिक एसिड एंड प्रोटीन। क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड एंड प्रोटीन। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी। कहा जाता है कि जब आपको आयरन की सिरप वगैरह दी जा रही है तो उस दौरान आप यदि खट्टे फल या खट्टे जूस लीजिए तो वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा आपके लिए। तो यहाँ पर यही है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन यदि आयरन का बॉडी में हमें करना है तब हमें एस्कॉर्बिक एसिड और प्रोटीन है जो लेना है। फिर यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ईटिंग डिसऑर्डर ड्यूरिंग द एडोलसेंट पीरियड, किसे किशोरावस्था के दौरान का खान पान से संबंधित विकार नहीं माना जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा माना जाता है, बुलिमिया नर्वोसा भी है, बाइंज ईटिंग मतलब एक बार में बहुत सारा खा लेना, मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म किसी तरीके की बीमारी नहीं है, ये नेचुरल फीमेल में होने वाली एक हर महीने आने वाली है साइकिल है, जो कि एक एवरेजन बात करें तो 28 दिनों में, हर 28 दिनों में जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं यहाँ पर है वो है, ये कोई भी बीमारी नहीं है एडोलेसेंट पीरियड की। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और ठूस ठूस के खाना जिसको हम बाइंज ईटिंग कहते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी डेज इन द ईयर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज हैव बीन रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री फूड टू द बेनिफिशियर्स थ्रू ICDS स्कीम। इंटीग्रेटेड, क्या है यहाँ पर ICDS का मतलब, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1975 में आई थी। कब आई थी, 1975 में आई थी।
तो इसके तहत जो स्टेट राज्य सरकार है और केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर कितने दिनों तक पूरक भोजन का मतलब है सप्लीमेंट्री फूड है जो दिया जाने के लिए कहा गया था, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन या 400 दिन। तो ये डिमांड रखी गई थी 300 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 300 दिनों के लिए, कि 300 दिनों तक सप्लीमेंट्री फूड और पूरक आहार है जो दिया जाएगा। आईसीडीएस के तहत, आईसीडीएस के भी वन अलग से एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर आईसीडीएस के लिए जो एक हम क्राइटेरिया सेट किया जाता है, तो यहाँ पर आईसीडीएस के तहत जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए न्यूट्रिशन है जो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और ये स्टार्ट हुई थी 1975 में। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन थेरेपी इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट। ओआरएस किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे हम? डायबिटीज़, डिसेंट्री, लूज मोशन, डायरिया। ये देखिए, ओआरएस का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही हो। और ओआरएस का एक कंपोनेंट होता है शुगर भी। क्या होगा? एक कंपोनेंट शुगर भी होता है। जिसको डिसेंट्री हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो इनके लिए क्या है? क्लासिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन मधुमेह वाले को यदि आपने ओआरएस दे दिया तो उसका शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। तो ओआरएस किसको नहीं देना है? मधुमेह वाले मरीज को, क्योंकि इसमें शुगर भी ऐड रहता है, इसलिए। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द टिटनस। टिटनस के बारे में कौन सा कथन गलत है? द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस इज यूजुअली बिटवीन 3 and 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब भी हमारे शरीर में किसी भी बैक्टीरिया वायरस की एंट्री होती है, उसके बाद हमारा शरीर लक्षण दिखाता है। तो एंट्री होने के बाद से हमारे शरीर के लक्षण दिखाने तक के जो दिन है वो इंक्यूबेशन पीरियड और रोगोद्भवन काल है जो कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड इतना होता है। फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी स्पोर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एक्यूट वुंड फ्रॉम ट्रॉमा, सर्जरीज, इंजेक्शन, क्रोनिक स्किन लीजन्स एंड इन्फेक्शन। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि जनरली मिट्टी में रहते हैं। कहाँ पर? मिट्टी में बैक्टीरिया के स्पोर्स रहते हैं। लेकिन यदि किसी को कोई घाव, कोई सर्जरी या फिर कुछ इंजेक्शन साइट के थ्रू, या किसी को लंबे टाइम से स्किन में कोई लीजन है, कट वगैरह है, तो वो स्पोर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर टॉक्सिन मेडिकेटेड डिसीज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो यह टिटेनी के कारण होती है, तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है। टिटनस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बिल्कुल गलत है। टिटनस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इस तरीके से नहीं फैलता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली वो बीमारी होती हैं जो छींकने, खांसने से, या फिर किसी पर्सन के ड्रॉपलेट जो ड्रॉप्स उड़ते हैं उनके कारण हो जाए, डायरेक्ट हो जाए। लेकिन टिटनस का जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, मिट्टी में रहते हैं जनरली। कहाँ पर होते हैं इसके स्पोर्स? मिट्टी में होते हैं। तो यदि आपको कोई कट वगैरह लगा हो और आपकी बॉडी में कहीं से भी कट से, कहीं से भी ऐसा एरिया जहाँ से आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंट्री कर जाए, कोई कट डायरेक्ट ब्लड में, तो यहाँ पर ये आपको होने के चांसेस रहेंगे। तो ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन में नहीं फैलता। और यहाँ पर गलत कथन पूछा है टिटनस को लेके, तो वो यही है। फिर यहाँ पर मेजर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर। स्तनपान के मुख्य लाभ: लो लैक्टोज कंटेंट, हाई कैसीन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, इकोलाई फैक्टर। तो स्तनपान का जो सबसे मेजर फैक्टर है, एडवांटेज है, वो क्या है? वो होता है इम्यूनिटी। क्या होगी? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। जो बच्चे आपने देखे होंगे ब्रेस्ट फीड करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, और जो बॉटल फीड करते हैं, तो बॉटल फीड करने वाले बच्चों को हमेशा डायरिया या लूज मोशन की कंप्लेंट रहती है, कॉन्स्टिपेशन की रहेगी। लेकिन जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को कम मिलती है। फिर यहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर। भारत सरकार द्वारा विटामिन ए की कमी के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था। वो कब आया था? तो वो आया था 1970 में। कब लाया गया था? 1970 में ये प्रोग्राम लाया गया था।
9 महीने के बाद है जो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है, उसी के साथ में विटामिन ए है जो यहाँ पे दिया जाता है, जो कि 5 ईयर की एज तक है जो बच्चों में दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, लो बर्थ बेबी शुड रिसीव विटामिन सप्लीमेंटेशन इन एडिशन टू द अमाउंट प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क बिकॉज। तो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं उनको विटामिन सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं ह्यूमन मिल्क के साथ में, ताकि उनको जो विटामिन है पूरे मिल जाए। लो बर्थ वेट बेबीज़ में क्या ज़रूरी होती हैं, सभी चीज़ें। लो बर्थ वेट बच्चे हुए हैं, जन्म के समय उनका वजन कम रहा है, तो अपनी माँ का दूध तो पीते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनको अलग से भी जो विटामिन सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। क्यों? देयर ग्रोथ रेट इज़ रैपिड, देयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड, ऑल ऑफ दी अबव, या प्रीमेच्योर इन्फेंट आर बॉर्न विथ लो बॉडी स्टोर्स ऑफ विटामिन। तो देखिए, जब जन्म के दौरान है जो शरीर कम वजन के साथ पैदा होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे उनकी ग्रोथ है बाहर आने के बाद अच्छी होने लगेगी, उनमें जो जीआई ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन है वो कम रहेगा, उतना नहीं कर पाएंगे नॉर्मल के कंपेयर में, इसीलिए उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी। और लो बॉडी, यदि शरीर जब कम वजन के साथ पैदा हुआ है तो विटामिन भी कम मात्रा में स्टोर रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे उनको माँ के दूध में जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो तो है ही है, लेकिन साथ में अलग से भी दिए जाएंगे। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को, स्किन फोल्ड थिकनेस को, मेटापरान सरकमफेरेंस को, या ब्लड प्रेशर को। तो माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए ये जो इंडिकेटर नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स में आपका जो टोटल आपकी हाइट है वो आपके वजन से क्या की जाती है, यहाँ पे मेज़र की जाती है, तो बीएमआई हो गया आपका। फिर है यहाँ पर स्किन फोल्ड थिकनेस, मतलब कितने फोल्ड आ रहे हैं। मेटापराम सरकमफेरेंस, इसके लिए एक साकेट टेप इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर का माल न्यूट्रिशन से कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मीजल्स इज एन एक्यूट चाइल्डहुड इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय। तो खसरा बच्चों में होने वाला एक तीक्ष्ण संक्रामक रोग है, जो किससे होता है, तो खसरा होता है वायरस से। किससे होता है? वायरस। वायरस का मतलब यहाँ पे क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु। इसके लिए टीका भी लगवाया जाता है, वैक्सीनेशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर मीजल्स, जो कि एक वायरस से होने वाली प्रॉब्लम है, इसका दूसरा नाम एक और है, रूबियोला। क्या है? रूबियोला। यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। रूबियोला एक क्या है, इसका दूसरा नाम है। और ये मीजल्स है जो सिंगल स्ट्रैंड है, जो आरएनए वायरस से होने वाला। मॉर्बली वायरस है जो इसका, वायरस का नाम क्या है? मॉर्बली वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। तो पोलियो की रोकथाम में कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो पोलियो के लिए दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि 5 साल तक की उम्र तक दी जाती है। 2 बूंद जिंदगी की। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, ये डीपीटी वैक्सीन है। बीसीजी दी जाती है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस और क्षय रोग के लिए। फिर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू क्लासीफाई द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मालनरिश्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर कौन सा क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है मालनरिश्ड बच्चे के लिए? गोम्स क्लासिफिकेशन, आईएपी क्लासिफिकेशन, वाटरलो क्लासिफिकेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्लासिफाई करने के लिए सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। गोम्स क्लासिफिकेशन में बॉडी का जो क्या है, गोम्स क्लासिफिकेशन में स्टेज में है जो बांटा गया है, मतलब कौन है जो कितनी स्टेज में है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यहाँ पर टोटल है जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है 4। नॉर्मल प्लस बच्चे का वजन है जो क्या है, बच्चे का वजन है जो यहाँ पे मेज़र किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर आपका एक और क्लासिफिकेशन, उसका नाम क्या है यहाँ पर? आईएपी क्लासिफिकेशन। क्या है? आईएपी क्लासिफिकेशन भी माल न्यूट्रिशन के लिए है। तो यहाँ पर गोम्स, आईएपी, तो इसमें डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन है। क्या है? डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन है इसमें भी।
नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें से गलत कौन सा है। पैसिव इम्यूनिटी अकर्स आफ्टर टेकिंग अ वैक्सीन और इंजेक्शन। सही है, हमारे शरीर में जब वैक्सीन लगती है तो उसके थ्रू हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी। BCG एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आर मेड अप ऑफ वीक लाइव डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स। तो जो BCG और स्मॉल पॉक्स के टीके हैं, BCG और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, BCG कॉज करने वाले जो एजेंट हैं, स्मॉल पॉक्स कॉज करने वाले जो एजेंट हैं, उनके वीक स्ट्रैंड से बनी है। फिर डिप्थीरिया एंड टिटनस आर कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉक्साइड। तो यस, डिप्थीरिया और टिटनस जो DPT में जो टिटनस टॉक्साइड होगा तो वो यहाँ पे टॉक्साइड भी है। फिर वैक्सीन आर मेड अप ऑफ डेड डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स। तो ये बिल्कुल गलत है, डेड डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स से वैक्सीन है जो नहीं बनती हैं, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा। वीक स्ट्रैंड से बनेगी या उनके मॉडिफाइड रूप से बनेगी। फिर है यहाँ पर द स्कूल एज पीरियड इज कंसिडर्ड एज द एज फ्रॉम। स्कूल एज पीरियड को किस उसमें कंसिडर किया जाता है। जैसे मैं बता दूं कि जन्म लेने से लेके 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट में आता है। 1 साल से 3 साल का कंसीडर किया जाता है किसमें, टोडलर में। किसमें कंसीडर करेंगे हम, टोडलर में 1 से 3 का। फिर आपका यहाँ पे क्या कहा है कि बच्चा जो स्कूल एज वाला कहलाएगा, स्कूल एज। फिर आपका 3 से 6 साल तक का बच्चा कहलाता है प्री स्कूलर। क्या है, प्री स्कूलर, जो LKG UKG वाले बच्चे। 6 से 12 साल का बच्चा कहलाता है स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल एज पीरियड क्या होता है, 6 से 12 साल का। फिर आपका 10 से 19 साल वाला पीरियड होता है, वो किशोरावस्था कहलाता है। क्या कहलाएगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री फूड अदर देन मदर्स मिल्क इज रिकमेंडेड फॉर बेबीज एट द एज ऑफ। तो माँ के दूध के अलावा बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वीनिंग और अन्नप्राशन के नाम से जानते हैं। तो कब तक दिए जाते हैं, 12 महीने, कब से दिए जाते हैं, 12 महीने, 14 महीने, 10 महीने या 6 महीने। तो 6 महीने तक ओनली माँ का दूध, बच्चे को 6 महीने तक ओनली माँ का दूध है जो दिया जाता है, वो कहलाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके अलावा पानी भी नहीं। फिर जब बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री फूड, वीनिंग या अन्नप्राशन जिसको कहते हैं, वो हम देना स्टार्ट किया जाता है। कितनी उम्र होगी, 6 महीने की। फिर है विच अमंग दी फॉलोइंग डज नॉट हैव वैक्सीन। तो इनमें से वैक्सीन कौन सी नहीं है। पोलियो के लिए वैक्सीन है, OPV, IPV, वूफिंग कफ जो पर्ट्यूसिस कहा जाता है, इसके लिए डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वाली वैक्सीन है, टिटनस की है। लेकिन मोटापे के लिए कोई भी टीका नहीं है, ये आपको खुद से ही घटाना पड़ेगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। कौन सा कारक बच्चों में कुपोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और ब्यूटी। कुपोषण के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल क्या नहीं होगा, बायोलॉजिकल होगा, जैविक बिल्कुल होगा। माहौल कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पैसे वगैरह होंगे तभी तो प्रॉपर खा पी पाएंगे। सुंदरता का भैया खान पान से माल न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सुंदरता आपकी नहीं होगी। भले खूब सुंदर रह लो, ढंग का खाने पीने नहीं मिलेगा तो कुपोषण होगा ही होगा। फिर है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने पर कौन से कारक उत्तरदायी होंगे। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब है कि बच्चा गर्भ में है, माँ अच्छा खा पी रही है, सब चीज़ें कर रही है, लेकिन तब भी जो बच्चा जब पैदा होता है बहुत छोटा सा होगा, वजन भी कम होगा, हाइट भी कम होगी, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन, माँ को सामान्य खाना पीना नहीं मिला, एक कारण हो सकता है। माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान शराब सिगरेट पी हो, या फिर माँ को डायबिटीज़ हो या हाई BP की समस्या हो, हार्ट डिसीज़ हो। तो ये सब रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं, फिर है मेन डिफरेंस बिटवीन द सिम्टम्स ऑफ क्वासियोरकर एंड मरासमसिस। तो जो क्वासियोरकर और मरासमस है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण हमने पढ़ा है उसी के 2 पार्ट हैं, मरासमस और क्वासियोरकर।
दोनों के बीच का एक मेन डिफरेंस क्या है? मसल वास्टिंग, डायरिया, एडिमा, इरिटेबिलिटी। तो मरासमस मतलब होता है बिल्कुल सिकड़ा हुआ बच्चा। तो जो सिम्टम दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा क्या? एडिमा। क्या होगा? एडिमा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलेस्ट्रम? गलत कथन क्या है कोलेस्ट्रम को लेके? कोलेस्ट्रम को मैं बता दूं कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो सबसे पहले ब्रेस्ट से निकलने वाला पदार्थ है, येलो टाइप का जो मिल्क रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, शुरू के 2-3 दिन तक वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। 72 घंटे तक क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। अब देखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रम को लेके गलत पॉइंट पूछा है तो वो कौन सा होगा? इट इज़ रिच इन प्रोटीन। बिल्कुल सही, इसमें कैसिन नाम का प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स एन इंटरफेरन लाइक सब्सटेंस विच प्रोसेस स्ट्रॉन्ग एक्टिव एंटीवायरल एक्टिविटी। तो ये भी सही है। टोटल फैट कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रम इज मोर देन द मैच्योर मिल्क। कोलेस्ट्रम में फैट प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रम इज़ द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन टू द इन्फेंट। ये भी बिल्कुल सही है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जानी है, और इम्यूनिटी माँ के दूध से अच्छी इनिशियल टाइम पर कुछ नहीं होगा न्यूट्रिशन, तो वे भी होगा। लेकिन मैच्योर मिल्क में ज़्यादा फैट होता है, कोलेस्ट्रम में प्रोटीन होता है, फैट नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज? तो इनमें से वायरल बीमारी है कौन सी है? डिप्थीरिया, एड्स, वूफिंग कफ, कोलेरा। तो डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, एड्स HIV नाम के वायरस से होगा। यहाँ पर नहीं है, आप रेस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जब भी आप पेपर देते हैं, यदि हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी पेपर में, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, तो इंग्लिश फॉर्मेट को जब नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपने ऑब्जेक्शन लगाया, तो इंग्लिश फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वूफिंग का जो यहाँ पर बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होगा। कोलेरा जो विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होगा। तो यहाँ पर जो वायरल है वो क्या होगा? एड्स। फिर है यहाँ पर, बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड अराउंड। तो जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार, संतुलित आहार कितना मिलना चाहिए? 20 से 25% ऑफ टोटल कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, 40 से 45% कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिले, 60 से 70 या 70 से 80। तो जो एक संतुलित आहार है, क्या है? एक संतुलित आहार है संतुलित आहार में यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% तक, कितना? 60 से 70% तक कैलोरी है जो मिल जानी चाहिए। फिर है, हाउ मच प्रोटीन आर गिवन टू सेवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन? सीवियरली मालनरिश्ड बच्चा है, ICDS नॉर्म्स रिवाइज किए गए हैं, उसके हिसाब से कितना है जो प्रोटीन दिया जाना चाहिए? 12 से 15 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, या फिर 30 से 35 ग्राम, या 40 से 45 ग्राम। तो यदि बच्चा सीवियरली मालनरिश्ड बच्चा है, क्या सीवियरली मालनरिश्ड बच्चा है, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा है, तो उसको 20 से 25 ग्राम है जो प्रोटीन है जो दिया जाना चाहिए। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयरबॉर्न डिसीज? तो इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? एयरबॉर्न मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ऐसी बीमारी जो क्या हो, हवा में ना फैले, हवा में फैले। एयरबॉर्न का मतलब चिकन पॉक्स हो सकता है, इन्फ्लुएंजा होगा, डायरिया या एंथ्रैक्स। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा डायरिया। क्या होगा? डायरिया। इसके लिए कॉमनली बच्चों में बात करें तो रोटा वायरस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। फिर है यहाँ पर, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस एंड चिलोसिस डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ। देखिए, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है जीभ पर, ग्लोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑन टंग, जीभ के ऊपर। चिलोसिस मतलब जो आपके ओंठ हैं वो कटे फिटे हों, तो ये किसकी कमी के कारण हो सकते हैं? विटामिन A, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन या आयरन।
किसकी कमी के कारण ये देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलते हैं राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। किसके कारण? राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। राइबोफ्लेविन का मतलब होता है विटामिन B2। क्या होगा? B2। नेक्स्ट है यहाँ पर विच विटामिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन विजन एंड इम्यूनिटी। तो विजन के लिए और इम्यूनिटी के लिए अभी कौन सा विटामिन जरूरी है? विजन मतलब दृष्टि के लिए। अभी शुरुआत में हमने रतौंधी पढ़ा था, रात में नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन के। विटामिन सी घाव भरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन के ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो विजन और इम्यूनिटी की बात की जा रही है, तो क्या होगा? विटामिन ए। फिर विच मिनरल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बोन स्ट्रॉन्ग। कौन से मिनरल हैं, जो कौन से खनिज है हमारी हड्डियां मजबूत बनाने में मदद करते हैं? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, जिंक। तो जो हमारी हेल्प करते हैं वो करते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, फॉस्फेट। किसके लिए? हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दांत और हड्डियाँ। फिर है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी कैटेगरी और सी पानी में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील है, फैट में। तो विटामिन क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। ए, डी, ई वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील। बाकी विटामिन सी और विटामिन बी कैटेगरी के विटामिन किस में आते हैं? पानी में घुलनशील है। फिर है यहाँ पर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर। तो राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा कब किया गया? तो ये शुरू हुआ था, प्रोग्राम है जो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, ये किया गया था हमारा अप्रैल 1992 से। कब से? अप्रैल 1992 से। फिर है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ रिस्क कंडीशन फॉर बोथ मदर एंड फीटस। कौन से फैक्टर हैं यहाँ पर जो माँ और बच्चे के लिए रिस्की नहीं है? अंडरवेट, मैटरनल एज बिलो 15 ईयर, मैटरनल एज बिटवीन 25 to 35 ईयर, मैनी क्लोज स्पेस्ड प्रेगनेंसी। रिस्क कंडीशन कौन सी नहीं है? रिस्की कंडीशन माँ और बच्चे को कौन सी हो सकती है, पहले तो वो जानिए। यदि माँ का वजन कम है तो जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको भी कुपोषण होने के चांसेस रह सकते हैं, तो ये तो आपका रिस्की हो जाएगा। माँ की उम्र 15 साल से कम है, मतलब ये क्या हो जाएगी? ये होगी टीनेज प्रेगनेंसी। क्या होगी? टीनेज प्रेगनेंसी में कंसीडर होगी, ये भी रिस्की है। यदि कम अंतराल में बार बार प्रेगनेंसी हुई है तो ये भी रिस्की है। लेकिन माँ की उम्र 25 से 35 साल है, ये रिस्की कैटेगरी में नहीं आएगा। माँ की उम्र, गर्भवती महिला की उम्र 25 से 35 साल है तो ये रिस्की कैटेगरी में नहीं आएगा, बाकी ये सभी आएंगे। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICDS। कौन है जो ICDS का एक उद्देश्य नहीं है? इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप या डायबिटिक न्यूट्रिशन। तो ICDS में क्या इंक्लूड नहीं होगा? इम्यूनाइजेशन है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, हेल्थ चेकअप है, लेकिन डायबिटिक न्यूट्रिशन यहाँ का हिस्सा नहीं है। मैंने शुरुआत में ही पढ़ा है ICDS आपको। नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ड्यू टू फूड गैप बिटवीन द। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है जो फूड गैप किसके बीच का है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का, इंटेक एंड रिक्वायरमेंट का, कार्बोहाइड्रेट और फैट का, कि फैट एंड प्रोटीन का। तो यहाँ पर एनर्जी और कैलोरी का है एक्चुअल में। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, यहाँ पर एनर्जी और कैलोरी का खेल है। तो यहाँ पर एनर्जी कैलोरी मतलब जितनी ज़रूरत है और जितना नहीं मिल रहा है, इंटेक और इंटेक के साथ साथ जो ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट है, वो होंगी यहाँ पर। फूड गैप किसके बीच का हो गया? इंटेक मतलब खाने को जो चीज़ें मिल रही हैं और जो ज़रूरी है। तो फूड गैप कंसीडर होगा किसके बीच का होगा? इंटेक एंड रिक्वायरमेंट का होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर
विच डिसीज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीनेशन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कौन सी वैक्सीन यहाँ पर कौन सी डिसीज़ है जो वैक्सीन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो इस प्रोग्राम के तहत जो डिसीज़ हैं प्रिवेंट की जाती हैं वो अलग अलग हैं। डिप्थीरिया है, पोलियो है, टीबी है, साथ में मीज़ल्स है, आपका टिटनस है, हेपेटाइटिस है, ये सब प्रिवेंट होंगी। लेकिन हाइपरटेंशन के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हाई बीपी के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती। उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन के लिए नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। इससे कम होता है तो ये हाइपोटेंशन कहलाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। इससे ज़्यादा होता है मतलब हाइपरटेंशन कहलाएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब कुछ होंगे। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपसे पूछें कि कब आया था, तो ये आया था 1985 में। कब आया था? 1985 में। फिर है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। कौन से हैं जो फेफड़ों के ट्यूबरक्लोसिस का ये काम लक्षण नहीं है? वास्टिंग ऑफ टिश्यू, फीवर, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, हाइपरटेंशन। पल्मोनरी टीबी का मतलब होता है फेफड़ों में होने वाली टीबी। तो जब टीबी फेफड़ों में होती है तो उस दौरान वजन घटेगा, सडनली भूख नहीं लगेगी, रात में पसीना आएगा, बुखार आएगा, खांसी के साथ में ब्लड भी आएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, बीपी हाई नहीं होगा। फिर है यहाँ पर harmful substance such as drugs or radiation that invade the womb and result in birth defect are called। तो देखिए, गर्भाशय में प्रवेश करके जन्मजात दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे मादक पदार्थों या विकिरण आदि को क्या कहा जाता है? टेरेटोजन, कार्सिनोजन, पाइका या फिर न्यूट्रिशन। तो चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, खान पान। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में है उस दौरान कोई मेडिकेशन या फिर यहाँ पर रेडिएशन कहा है या मेडिकेशन कहा है, तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, यदि प्रेगनेंसी के दौरान उनको ले लिया जाए तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको टेरेटोजेनिक इफेक्ट होंगे। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब है बच्चे को कुछ ना कुछ डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंस कहलाते हैं वो कहलाते हैं टेरेटोजन। क्या होंगे? टेरेटोजन। कार्सिनोजन तो मतलब कैंसर वाले फैक्टर्स हैं। क्या है? कैंसर वाले। पाइका का मतलब होता है नॉन ईटिंग सब्सटेंस खाना। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के दौरान चाक, छुई, चूना ये सब खाने लगती हैं, तो ये इनसे उतना हार्मफुल नहीं होगा कि बच्चे को सीधा बर्थ डिफेक्ट हो जाए। लेकिन ड्रग्स और रेडिएशन यदि प्रेगनेंसी के दौरान माँ उनकी चपेट में आती है तो जो होने वाला बच्चा, गर्भ में पलने वाला बच्चा है, उसको जो डिफेक्ट होंगे वो कहलाते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट, और जो सब्सटेंस उस चीज़ को कॉज करेगा वो कहलाएगा टेरेटोजन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन में क्या ज़रूरी है, किसकी उपस्थिति है? कैल्शियम की, वसा की, आयोडीन की कि आयरन की? सबको पता है। इवन गले में जो आपका गला है, नेक है, यहाँ पर एक तितली के शेप की, बटरफ्लाई शेप की, या फिर हम ये कह सकते हैं एच शेप की ग्रंथि होती है, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। और ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड में भी कंसीडर होती है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। फिर है आपका, द प्रैक्टिस ऑफ हीटिंग चाक, डर्ट एंड क्ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ नोन एज। देखिए जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान चाक, धूल, मिट्टी, जो खाने की चीज़ें नहीं है वो खाने लगना, तो वो कहलाता है पाइका। क्या है? पाइका। ये फर्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्लियर? तो ये क्या होगा? ये कहलाता है पाइका। फिर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो देखिए 55 क्वेश्चन तक हमने कितने मस्त क्वेश्चन पढ़े,
जो आपके मेडिकल फील्ड के अलावा, नर्सिंग फील्ड के अलावा आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको एज अ बेसिक नॉलेज के तौर पे भी हेल्प करेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रोग्राम है जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? पहला तो है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। दूसरा प्रोग्राम क्या है यहाँ पर? JRY प्रोग्राम। क्या है? JRY प्रोग्राम। तो जो JRY प्रोग्राम है इसका मतलब होगा जवाहर रोजगार योजना। क्या है? जवाहर रोजगार योजना। फिर है यहाँ पर आपकी DWCRA। क्या है? DWCRA प्रोग्राम। तो ये डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया। क्या है? DWCRA है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, जो 1982 से, कब? 1982 से प्रोग्राम चालू किया गया था। 1982 और 83 के बीच में प्रोग्राम लाया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया। विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस? वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये तीनों फीमेल हार्मोन हैं। किसके हैं? फीमेल के हैं। टेस्टिस किस में पाई जाती हैं? मेल में। बाहर तरफ रहती हैं, स्क्रोटम के अंदर पेयर में रहती हैं, जो कि क्या बनाती हैं? स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन करती हैं। तो ये क्या होंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर है यहाँ पर आपको द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो वो होगी यहाँ पर 13। क्या होगी? 13। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। जो मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां हैं, OCP पिल्स जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? OCP पिल्स। इसमें आपकी गवर्नमेंट के द्वारा माला N, माला D आ जाती हैं। तो ये क्या करेंगी? कैसे प्रेगनेंसी को रोकेंगी? कैसे बर्थ कंट्रोल को रोकेंगी? स्पर्म को मारकर, ओवा को मारकर, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर कर, या फिर फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। तो यहाँ पर ये काम करता है कि बैरियर का काम तो ओनली यहाँ पे कॉन्डोम करेगा। बैरियर का काम कौन करेगा? कॉन्डोम करेगा, मिलने ही नहीं देगा। फिर यहाँ पर ये कैसे करेंगी? ना ओवा को मारेंगी, ना स्पर्म को, ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट करेंगी, ना एग रिलीज होने देंगी, ना प्रेगनेंसी कंसीव होगी। फिर है आपका हु विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यक्रमों के लिए कौन सा मंत्रालय होगा? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, न्यायालय के उस आउटरीच अधिकारी को क्या कहते हैं जो शिकायतें करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद कर सकता है? कौन होगा? जो आउटरीच मतलब यहाँ पर है कि ऐसा अधिकारी जो आउटरीच हो, मतलब संपर्क में हो, लेकिन महिलाओं की वो हेल्प करेगा। यदि उनको कुछ मजिस्ट्रेट के यहाँ पे अपनी उनकी जो एप्लीकेशन वगैरह है वो पहुँचने के पहले उनकी हेल्प करेगा शिकायत करने में, तो वो कहलाता है सुरक्षा अधिकारी। क्या होगा? सुरक्षा अधिकारी। फिर डिजिटल इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की थी? डिजिटल इंडिया यही है कि कैशलेस सर्विसेज हो गई है नाउअडेज, और ये शुरुआत की थी किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। फिर है यहाँ पर आपको रैम इन रेफरेंस टू कंप्यूटर स्टैंड फॉर। तो रैम का फुल फॉर्म पूछा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत ही सिंपल है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
फिर CTRL प्लस ए डिपिक्ट्स, तो यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में CTRL प्लस ए की एक साथ दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ए, तो क्या आता है आपका, होता है सिलेक्ट। क्या होगा, सिलेक्ट। CTRL प्लस भी दबाते हैं तो होगा पेस्ट। नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशन स्टार्टेड फॉर फूड ग्रेन एंड इंक्रीज ड्यूरिंग 1966 और 67 वॉज, तो 1966-67 के दौरान है जो खाद्यान्न उत्पादन हेतु आरंभ की गई क्रांति थी वो थी हरित क्रांति। 1966-67 में स्टार्ट हुई थी, वो क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट मैन्युफैक्चर डाइजेस्टिव जूस, तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो कौन नहीं बनाता है, लीवर, किडनी, स्टमक, पैंक्रियास। ए बनाता है, ए भी बनाएगा, ए भी बनाएगा, किडनी नहीं बनाती, किडनी किसी तरीके का जूस है जो नहीं बनाएंगी, बाकी लीवर बनाएगा, स्टमक बनाएगा, पैंक्रियास बनाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्शन में, तो इसको चूज़ करना है, तो ये आपका चूज़ होगा JLNPOMKISUWY, तो ये आपका होगा XBTR। फिर देन आपको एक मिरर इमेज दी गई है, विनायका लिखा है। अब इसकी मिरर इमेज विनायका की कैसे बनेगी, तो यहाँ पे आपकी बन के इसकी आएगी। यहाँ पे पूरी इमेज नहीं दी गई, ओनली सिंगल इमेज दी गई है। फिर है ICAR इज सिचुएटेड इन, ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको मुख्यालय कहीं के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ICAR का जो हेडक्वार्टर पूछा है, वैसे ही कोई से भी पूछे जा सकते हैं। WHO का पूछ सकते हैं, यूनिसेफ का पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ICAR का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। आपको यूनिसेफ, WHO, ILO इंटरनेशनल एजेंसी के अलावा इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ के हेडक्वार्टर आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। तो ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। फिर है यहाँ पर द 4th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, तो ये पुराना पेपर है तो आपको याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर ICAR का जो हेडक्वार्टर पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल, यहाँ पर लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत हो रही बट कोई नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 4th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, तो ये हुई थी बीजिंग में। कहाँ पर, बीजिंग में, मतलब कि चाइना। फिर है आपका यहाँ पर एक और है, सेलिंग प्राइस है, आर्टिकल है, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि क्वेश्चन प्रॉपर दिखे। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 2/3 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 3 आया है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकलेगा 50। फिर यहाँ पे आपको फिगर काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस इमेज, तो यहाँ पे काउंट करिए, 8 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ईजी है, यहाँ पे ट्राइंगल की जगह स्क्वायर भी आ सकते हैं। इसमें तो प्रॉपर दिख रहे हैं कि 8 हैं, 2 तो जो मेन हो गए वो, बाकी के 6 कितने हो गया, 8 हो गए। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो MS वर्ड किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटिंग, तो है एप्लीकेशन सिस्टम का MS वर्ड। फिर एक कृषि विज्ञान केंद्र ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज टू, तो कृषि विज्ञान केंद्र है, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, किसानों के लिए, महिला किसानों के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं, तो कृषि विज्ञान केंद्र महिला पुरुष दोनों के लिए होंगी, तो यहाँ पर फार्मर्स और फार्म वुमेन दोनों के लिए हैं। टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, टाइनी और टिनी आपको जो पढ़ने में कंफर्टेबल लगे, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉल्ड, तो छोटी आंत में छोटी छोटी उंगलियों के जैसे उभार दिखाई देते हैं, वो क्या है, विलाई, एनस, रेक्टम या फिर वाइल, तो ये होते हैं विलाई। विलाई का काम क्या होता है, सूक्ष्मांकुर या विलाई, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना।
जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे शरीर में, हम कुछ भी खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब जाके कहाँ पे होते हैं, छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। तो छोटी आंत के जो छोटे छोटे टिनी फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलाई। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्फेसाइज मोर ऑन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द लॉ एंड अदर वल्नरेबल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर कौन सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं? नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बिल्कुल भी नहीं है, ICDS के भी नहीं है। ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वाले। किसके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वाले। यहाँ पर क्योंकि बात की गई है प्रोटेक्शन की, जुवेनाइल की और लॉ की, तो ये किसके हैं, ये सभी है प्रोटेक्शन स्कीम के। फिर द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी जॉब विदाउट, कंप्यूटर कोई सा भी अपना काम नहीं कर सकता बिना किसके, चिप के, प्रोग्राम के, मेमोरी के या आउटपुट डिवाइस के। कंप्यूटर अपना कोई भी काम बिना प्रोग्रामिंग के कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन से हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या है, मानव संसाधन का विकास है जो कर सकते हैं। इकोनॉमी डेवलप हम कर सकते हैं यदि पढ़े लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जब प्रायोरिटी बेस्ड या फिर सबसे पहले क्या होगा, तो वो आएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास। फिर है आपका द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन भी है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई गई थी 1986 में। कब, 1986 में। डाइजेशन बिगन्स इन, मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, मुख से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से। जैसे ही आप खाने की शुरुआत करते हैं, खाना इंजेस्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वहीं से चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो वो होगा आपका फर्स्ट स्टेप, माउथ। फिर जननी सुरक्षा योजना वॉज स्कीम फॉर, JSY, नर्सिंग वालों ने तो बहुत पढ़ी है। किसके लिए है, रूरल एजुकेशन, मदर केयर, अर्बन या रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो है मदर केयर के लिए। माँ को अस्पताल में डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जननी सुरक्षा योजना, जिससे माँ और बच्चे की जो डेथ रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, उसको कम किया जा सके। और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं और हाई परफॉर्मिंग स्टेट हैं, वहाँ के हिसाब से यहाँ पर जो गर्भवती महिला डिलीवरी करवाती है यदि अस्पताल में, तो उसको कुछ धनराशि भी दी जाती है। और जो आशा वर्कर वहाँ पे लेके आती हैं उनको भी पैसे हैं जो दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर द प्रेजेंटेशन पैकेज एंड स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय, तो प्रेजेंटेशन किसके थ्रू स्टार्ट किया जाता है, जो स्लाइड्स बनाते हैं हम, तो ये सबको पता है, PPT जिसको हम कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फॉलोइंग इज अ मेल सेक्स हार्मोन, कौन सा एक मेल सेक्स हार्मोन है, इंसुलिन नहीं है, एल्डोस्टेरॉन ये भी नहीं है, एंड्रोजन है, फेरोमोन, तो ये है एंड्रोजन। क्या है, एंड्रोजन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक मेल सेक्स हार्मोन है। फिर है ATMA स्टैंड फॉर, तो ATMA का फुल फॉर्म ATM नहीं है, यहाँ पर ATMA पूछा है तो वो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, तो वसा का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, HCl या पैंक्रियाटिक जूस। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जिसको पित्त की थैली में, क्या है, पित्त की थैली में जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें यदि स्टोन वगैरह हो जाए तो उनको फैट वाली डाइट देने के लिए मना कर दिया जाता है। रीज़न ये होगा कि उनमें वाइल पिगमेंट्स ही नहीं होंगे, वाइल सॉल्ट्स ही नहीं होंगे,
रीज़न वो होगा, तो इमल्सिफिकेशन फैट का होता है बाइल सॉल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाइल सॉल्ट्स के द्वारा। फिर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक एंड आउटरीच प्रोग्राम? पूरे विश्व का सबसे बड़ा और यूनिक आउटरीच प्रोग्राम कौन सा है, कौन सी योजना है? नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, या फिर किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए लाई गई है जो किशोरी का मतलब है यहाँ पर 19 साल से कम उम्र की, तो ये महिलाओं के लिए लाई गई स्कीम है। यहाँ पर जो सबसे बड़े वे में, लार्ज वे में जो प्रोग्राम चल रहा है ऑल इंडिया, तो वो है ICDS स्कीम। क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। फिर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं। मास्टर ग्लैंड तो क्या है? पिट्यूटरी। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करती है। एड्रिनल ग्लैंड और जो किडनी होती है उनके ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है होगी लिवर। लिवर है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गन पूछें तो आपको कहना है स्किन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्लैंड पूछें तब कहना है क्या? थायराइड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि ये पेपर आपको अच्छा लगा हो। इस तरीके के पेपर अब आपको इस चैनल पर अपडेट किए जाएंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए वेलकम। आपको क्लासेस अच्छी लगें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।